ये है क्लास 11 की सोशियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, सोशियोलॉजी एंड द सोसाइटी। इसमें देखेंगे इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप एंड इंडिया। इसमें है इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब सोशियोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से ऐसे वैसे आइडिया आए जैसे सोशियोलॉजी की मेकिंग शुरुआत हुई। पहले जो टाइप्स ऑफ प्री मॉडर्न सोसाइटीज़, प्री मॉडर्न मतलब मॉडर्न सोसाइटीज़ से पहले जो टाइम था वो हंटर गैदरर का था, पेस्टोरल, एग्रेरियन एंड नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। मतलब जो पहले सोसाइटीज़ थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले सोसाइटीज़ थी वो एकदम अलग थी, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद सोसाइटी एकदम डिफरेंट हो गई, क्योंकि जो पहले की सोसाइटीज़ थी वहाँ पर एक छोटे लेवल पर सभी काम होते थे। जो भी कारीगर थे वो अपने घरों पे काम करते थे और बेचते थे मार्केट में, तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करते थे। बट जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो काम उन्हें जो इंडस्ट्री का मालिक है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ा। वर्किंग आवर फिक्स हो गई और लिविंग स्टैंडर्ड ख़राब हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री एक जगह है, आपको अपना घर छोड़ के वहाँ पर जाना पड़ेगा, और वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वहाँ पर आपका घर नहीं है। तो जो आपकी सैलरी मिलती थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वहाँ आप अच्छे से रह सको। तो स्लम टाइप का एरिया शुरुआत में बन गया, वहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत कम एरिया में रह रहे थे, बहुत कम सुविधाओं में रह रहे थे। तो इस तरह से वहाँ पर दिक्कत शुरू हो गई। प्रॉब्लम तो आएंगी, फिर प्रॉब्लम आई तो जैसे क्राइम बढ़ गया, पॉवर्टी बढ़ गई और हाइजीनिक कंडीशन ख़राब थी। तो लगा कि सोसाइटी में इतने सारे चेंज आ रहे हैं तो हमें सोसाइटी को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तब सोशियोलॉजी की नई सोशियोलॉजी एक ब्रांच बनाई गई, मतलब सोशियोलॉजी की एक नई ब्रांच बनाई गई। इससे पहले सोशियोलॉजी नहीं थी एग्जिस्टेंस में। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले सोसाइटीज़ एकदम अलग थी, उसके बाद एकदम अलग हो गई, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद फैक्ट्री और मशीनें ये सब आ गई। तो टाइप्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़ सच एज द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, मॉडर्न सोसाइटीज जिसे हम आज कह रहे हैं मतलब वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद की सोसाइटीज़ हैं। अर्ली ट्रेवलर, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैटेगराइज सोसाइटी इनटू टू टाइप्स एंड टू डिस्टिंग्विश स्टेज इन सोशल डेवलपमेंट। मतलब देखो, पहले की सोसाइटी अलग है, उसके बाद की सोसाइटी अलग है, तो चेंजेस पहले अलग थे, बाद में एकदम अलग चेंजेस हमें दिखाई दिए सोसाइटी में। एवोल्यूशनरी विजन एज्यूम दैट द वेस्ट वाज मोस्ट एडवांस्ड एंड सिविलाइज। देखो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया कहाँ? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन मतलब वेस्ट, इंडिया से वेस्ट में है, तो वेस्ट में वेस्ट को माना गया मोस्ट सिविलाइज, मोस्ट एडवांस एंड सिविलाइज, क्योंकि वहाँ पर मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें लग गई, कारखाने चलने लगे, तो वहाँ सामान अच्छी क्वालिटी का कम प्राइस में पड़ने लगा, तो वो एडवांस हो गए। नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज वाज ऑफन सीन एज बारबेरिक एंड लेस डेवलप। देखो, जहाँ पर मशीनें नहीं थी, जैसे इंडिया और या एशिया में इतना डेवलप नहीं था, मशीनरी या इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था डेवलप, तो यहाँ पर सोसाइटीज़ उस तरह से डेवलप नहीं की कर पाई थी, अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं मिल रहा था। और सोसाइटी में कुछ कस्टम ऐसे भी थे जो डेफिनेटली ख़राब थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी था, जाति प्रथा थी। तो जैसे नीची जाति के लोग हैं, एक जाति को कर दिया गया कि तुम्हें तो मंदिरों में नहीं जाना है, कुएं से पानी नहीं भरना है, आम सड़क पर नहीं चलना है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं चीज़ें थी, जैसे सती प्रथा थी, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। डार्विन्स आइडिया अबाउट ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वर ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन अर्ली सोशियोलॉजिकल थॉट। जैसे डार्विन ने आइडिया दिया था कि जैसे कि हम इवोल्व होते होते चले आए हैं और बहुत सारे चेंजेस होते चले आए हैं, तो उन चेंजेस का इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। द इनलाइटमेंट मतलब जब वेस्टर्न जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो समझने लगे कि भाई सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें उनसे जो चेंज हो रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द एनलाइटमेंट एंड यूरोपियन इंटेलेक्चुअल, ये था इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ द लेट 17th एंड 18th सेंचुरी, मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले का जो टाइम था। मतलब हम एक थे ना, पहले चीज़ें बहुत पीछे चल रही थी वेस्ट में भी, तो उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, फिर चीज़ें चेंज हुई। तो इन दोनों के बीच का जो पीरियड है वो इनलाइटमेंट पीरियड है। पहले वहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें थी। तो इनलाइटमेंट एक यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, और लेट 17th एंड 18th सेंचुरी में जो हुआ उसने फोकस किया रीजनिंग पर। पहले वहाँ भी ये था कि राजाओं की बात माननी है, राजा जितना टैक्स दे लेना चाहिए वो ले, जैसे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन उसी के उसमें हुआ था कि वहाँ प्रजा एकदम त्रस्त हो गई थी, तो पहले रीजनिंग वो भी नहीं लगाते थे, उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहे थे। उसके बाद सोचना समझना उन्होंने भी शुरू किया, क्योंकि उन्होंने कहा सारा टैक्स हम दे रहे हैं, राजा मज़ा ले रहा है और हम परेशान हैं। तो इनलाइटमेंट वो पीरियड था जहाँ पर रीजनिंग शुरुआत हुई, मतलब सोचने समझने लगे लोग, क्यों भाई ऐसा क्यों है, राजा को हम सब कुछ क्यों दे रहे हैं, हमें मतलब हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। तो ये जो एक
इंटेलेक्चुअल मूवमेंट शुरू हो गया 17 तो 18 सेंचुरी में, जिसने एम्फेसाइज किया रीजनिंग को एंड इंडिविजुअलिज्म को, खुद पे फोकस करना शुरू किया लोगों ने। मतलब राजाओं की बात मान मान के थक चुके थे सब। देयर वॉज ऑल्सो ग्रेट एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। अब वहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज भी इम्प्रूव होने लगी, जैसे मशीनें बनी, एकदम तो आ नहीं गई, ये धीरे धीरे चेंज हुए हैं, साइंटिफिक नॉलेज होने लगी। एंड ग्रोइंग कन्विक्शन दैट द मेथड ऑफ द नेचुरल साइंस शुड बी एक्सटेंडेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन अफेयर। तो हम उसने साइंस जो भी हमें चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी, और साइंस हम अपना दिमाग लगा रहे थे, रीजनिंग लगा रहे थे, लॉजिक लगा रहे थे, तो उससे कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छे वे में चेंज होने लगी, लोग अपने ऊपर ध्यान देने लगे। लोगों ने कहा कि पॉवर्टी सो फार आर सीन एज नेचुरल फिनोमेना। देखो पहले जब जनता परेशान थी तो वो मानते थे, जनता मानते थे कि जो गरीब हैं हम, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। बिगेन टू बी सीन एज द सोशल प्रॉब्लम काज्ड बाय ह्यूमन इग्नोरेंस और एक्सप्लॉयटेशन। अब जब इनलाइटमेंट हुआ, रीजनिंग आया, लॉजिकल सोचना शुरुआत हुई, तब कहा गया नहीं भाई, पॉवर्टी एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है, भगवान ने गरीब नहीं बनाया है, गरीब आप अपने वजह से हो, इग्नोरेंस से हो या एक्सप्लॉयटेशन से हो। मतलब या तो आप अपने हिस्से की चीज़ें नहीं ले पा रहे हो, या सामने वाला आपको दे नहीं रहा है, मतलब आपसे छीन रहा है, आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये चीज़ें होने लगी, लोग सोचने लगे कि पहले ये लोग सोचते थे कि हम गरीब हैं, ये हमारी कमी है या नेचुरल फिनोमेना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर ये सोचना शुरू हुआ कि हम गरीब क्यों हैं, क्योंकि हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जैसे हम दिन भर काम करते थे, वो जो नीचे जाते के लोग, और उन्हें मिलता कुछ नहीं था, मतलब एक खाने पीने का सामान मिल गया, बस इतना ही था, काम वही कर रहे हैं सारा, तो उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये उनके दिमाग में आने लगा, रीजनिंग होने लगी, वो सोचने समझने लगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये मतलब पहले सोचते थे ना राजाओं का राज था, तो जो राजा कहे वो ये सब ठीक है। फिर सोचने लगे कि राजा भी एक इंसान है और उसका राज हमारे ऊपर नहीं चलना चाहिए। तो ये रीजनिंग आ गई। पॉवर्टी देयरफॉर कुड बी स्टडीड एंड रिड्रेस्ड। अब ये समझ में आने लगा कि गरीब है तो हमारी कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम हो गई कि एक तबका गरीब है, तो समझ जाने लगा कि हाँ कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। तो वो दिक्कतें सॉर्ट आउट की गई कि क्यों गरीब है भाई, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी, वो उन्हें उतना रिसोर्स नहीं मिल रहे थे, वो काम कर रहे थे उतना उन्हें नहीं चीज़ें मिल रही थी। थिंकर्स ऑफ द अर्ली मॉडर्न एरा वर कन्विंस्ड दैट प्रोग्रेस इन नॉलेज प्रोमिस टू द सॉल्यूशन टू द ऑल सोशल एल्स। देखो सोसाइटी में बहुत सारी जो चीज़ें खराब थी उन्हें रिमूव करने का प्रोसेस शुरू हुआ। फिर हम अपने जो सोसाइटी थी वो अपने अच्छे के लिए बढ़ने लगी। अगेस्ट कॉम्टे को माना गया है फादर ऑफ द सोशियोलॉजी, फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, बिलीव्ड दैट सोशियोलॉजी वुड कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये इन्होंने कहा कि भाई देखो सोशियोलॉजी की हमें अलग से स्टडी करनी पड़ेगी। सोशियोलॉजी मतलब इसमें स्टडी की जाएगी सोसाइटी का, जिससे हम सोसाइटी का कुछ ना कुछ वेलफेयर या फ़ायदा कर सकें, क्योंकि सोसाइटी पहले से बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत अत्याचार होते थे। अब बहुत अत्याचार है तो पहले कहा जाता था कि अत्याचार होना अच्छी बात है, उसमें कोई बुरा नहीं है, लोगों के ऊपर अत्याचार ठीक है, और लोग इससे कन्विंस भी थे पहले। फिर लोगों को दिमाग लगाया कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है तो हम कन्विंस कैसे सकते हैं। तब आवाज़ उठी, तब चेंजेस आए। मटेरियल इशू दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। वैसे कौन कौन से चेंजेस जो आए मटेरियल लेवल पर, जिससे कि सोशियोलॉजी बनी एक नई ब्रांच। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ही मेन चीज़ इसमें। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले था इनलाइटमेंट, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज बेस्ड अपॉन ए न्यू डायनेमिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब कैपिटलिज्म, मतलब जिसके पास पैसा था वो इंडस्ट्री लगा रहा था, और जिसने इंडस्ट्री लगाई है सारा प्रॉफिट उसके पास जा रहा था। तो मतलब अमीर हो रहा था, और गरीब जो वहाँ काम कर रहे थे दिन भर, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छे से रह सकें। तो कैपिटलिज्म बिकम द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। देखो हर कोई तो इंडस्ट्री मैन, मतलब हर कोई तो मशीन नहीं लेके आ सकता, हर किसी के पास तो इतना पैसा नहीं है। जिसके पास इतना पैसा है कि मशीन नहीं लेके आ सके, एक प्रॉपर प्लेस बना सके, बड़ा एरिया कवर कर सके, तो जिसके पास पैसा है वही कवर कर सकता था। तो कैपिटलिज्म ही एक वो ड्राइविंग फोर्स बना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का। मतलब इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ हुई इंडस्ट्रियल एरिया में या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी मेन वजह थी कैपिटलिज्म। जिसके पास पैसा था उसने वो फैक्ट्री लगा ली, अब प्रॉफिट उसे ही जा रहा है सारा। मतलब सैलरी मिल रही है लोगों को, जो वहाँ दिन भर काम करे उन्हें सिर्फ सैलरी का एक हिस्सा मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा मिल रहा है, और बड़ा हिस्सा उसके पास जा रहा है जिसने मशीनें लगाई हैं, जो उसका मालिक है।
तो न्यू इकोनॉमी वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वाट इट रिप्लेस्ड। जो नई इकोनॉमी बनकर तैयार हुई, जो फैक्ट्री लगी, उसने जो पहले वाली इकोनॉमी थी, मतलब जो अपने अपने घर पे काम कर रहे थे, उसे रिप्लेस कर दिया। अब जो घर पे काम हो रहे थे वो फैक्ट्री में काम हो रहे थे। अब घर पे काम कर रहे थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे, अपनी सहूलियत से काम कर रहे थे। फैक्ट्री में ए फैक्ट्री का जो मालिक है उसके हिसाब से काम करना पड़ रहा था। इंग्लैंड वॉज द सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड से ही हुई। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल वर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द ब्रिटिश। पहले ये भी खेती करते थे और टेक्सटाइल मतलब कपड़े वपड़े बनाने का काम ये भी करते थे। मोस्ट पीपल लिव इन द विलेज। देखो जब खेती करनी है तो गांव में ही रहेंगे सब। इंडस्ट्री लगी, जब शहर बने, देयर वर पीजेंट एंड लैंड लॉर्ड्स, ब्लैक स्मिथ, लेदर वर्कर, वीवर, पोटर, सब ये सब थे। तो एक वो एग्रेरियन सोसाइटी थी। सोसाइटी वॉज स्मॉल, छोटी सोसाइटी थी। जब खेती करते थे लोग इतने ही रहते थे, जहाँ खेती करते वहीं रहते थे। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्री लगी, तो एक बड़ी घनी पॉपुलेशन एक छोटे एरिया में रहने लगी। तो सोसाइटी पहले छोटी थी। इट वॉज हेरार्किकल, दैट इज़ द स्टेटस एंड द क्लास पोजिशन ऑफ डिफरेंट पीपल वर क्लियरली डिफाइंड। सोसाइटी छोटी थी तो गांव में ये था कि एक स्टेटस के हिसाब से, क्लास के हिसाब से लोगों को इज्जत दी जाती थी। तो एक हेरार्की थी वहाँ पर। इट वॉज हेरार्किकल, दैट इज़ द स्टेटस एंड द क्लास पोजिशन जो थी डिफरेंट पीपल की, वो क्लियरली डिफाइंड थी। इसका स्टेटस ये है सोसाइटी में, इसका स्टेटस ये है, ये उससे बड़े स्टेटस पे है, ये छोटे स्टेटस पे, ये था ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले। लाइक ऑल ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ इट वॉज ऑल्सो करेक्टराइज बाई क्लोज इंट्रैक्शन। देखो ट्रेडिशनल सोसाइटी में लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के काम आते थे, मतलब इंट्रैक्शन उनके बीच होता था क्योंकि उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती थी। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन ईच ऑफ दीज फीचर्स चेंज। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अब एक हर कोई जाके इंडस्ट्री में काम कर रहा है, खेतों में अपना वो नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें इंट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी फिर, क्योंकि मशीनें आने लगी थी, तो लोगों को रिप्लेस करने लगी थी मशीनें। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन सिटीज़ गिव बर्थ टू ए कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ अर्बन वर्ल्ड। जहाँ पर इंडस्ट्री लगी है, जहाँ पर फैक्ट्री लगी है, वहीं पर लोग रहने लगे, तो वहीं पर वो शहरीकरण हो गया। इट वॉज मार्क्ड बाई द सूट एंड ग्राइम ऑफ द फैक्ट्रीज, बाई ओवर क्राउडेड स्लम्स ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास एंड बैड सैनिटेशन। अब जहाँ पर फैक्ट्री है वहीं पर सब लोग रह रहे हैं, छोटी छोटी जगह में रह रहे हैं, क्योंकि इतनी भी कंडीशन अच्छी नहीं कि वो घर बना सके अच्छे से। तो एक स्लम टाइप का एरिया वहाँ पर क्रिएट हो गया और वहाँ की सैनिटेशन कंडीशन ख़राब हो गई, क्योंकि एक छोटे एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे थे और सुविधा इतनी नहीं थी, क्योंकि इतने पैसा उन्हें मिलते भी नहीं थे कि बड़ा घर बनाए, बड़ी ज़मीन लेके बड़ा घर बना सकें और सारी सुविधा उन्हें मिल सके। तो बस वो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ख़राब हो गया था वहाँ पर लोगों का। The factory and its mechanical division of labor were often seen as deliberate attempt to destroy the peasant, the artisan as well as the family and local community। देखो जब सामान फैक्ट्री में बढ़ने लगा तो लोकल जो पीजेंट थे, जो आर्टिस्ट थे, जो काम कर रहे थे, वो सब चीज़ तो बंद होनी थी, क्योंकि वो चीज़ें महंगी थी और इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं थी जो घर पे बन रही थी। मशीनों में चीज़ें बन रही थी, सस्ती बन रही थी और अच्छी क्वालिटी की बन रही थी। तो ये मशीनों ने या फैक्ट्री ने या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने जो छोटे मोटे कारखाने थे, घरों पे काम होते थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार किया। वो चीज़ें कम होने लगी, एक्चुअल में ख़त्म ही होने लगी। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स फैक्ट्री वाज ऑपरेसिव येट पोटेंशियली लिबरेटिंग। देखो फैक्ट्री एक ऑपरेसिव तो थी, मतलब उसने बहुत सारी चीज़ें ख़राब की, बट उससे सैलरी भी लोगों को मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं लिबरेटिंग भी था ये काम, क्योंकि जो गांव में छोटी जाति के लोग थे वो जाकर फैक्ट्री में काम करने लगे तो उन्हें अच्छा पैसा मिलने लगा उस हिसाब से। तो हियर वर्कर्स लर्नड बोथ कलेक्टिव फंक्शनिंग एज वेल एज कंसर्न्ड एफर्ट फॉर बेटर कंडीशन। तो वहाँ जो फैक्ट्री लगी थी वहाँ पर सब लोग मिलकर काम करने लगे, सीखने लगे इस तरीके के कैसे इकट्ठे काम किया जाएगा इसके लिए। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्क रिदम, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले तो यह था कि वर्क रिदम अपने हिसाब से सेट थी, सेट बाय द फैक्टर्स सच एज द पीरियड ऑफ डे लाइट। जैसे कि दिन, देखो लाइट का ऐसा प्रबंध कुछ था नहीं, तो दिन में वो काम करते थे, डे लाइट में काम करते थे, तो डे लाइट को यूज़ करते थे। ब्रेक बिटवीन द टास्क, जो भी काम के बीच में गैप लेके करते थे, क्योंकि उन्हें अपने काम भी करने होते थे।
द कंस्ट्रेंट ऑफ डेडलाइन और अदर सोशल ड्यूटीज़, मतलब जो अपने सोशल ड्यूटीज़ थी उन्हें पूरा करते थे और काम भी करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले अपनी सहूलियत के हिसाब से वो अपने घरों में काम करते थे अपना शेड्यूल बना के। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पंक्चुअलिटी आ गई कि सुबह से लेकर शाम तक आपको ये काम करना है। हैड ए स्टडी पेस एंड टुक प्लेस फॉर सेट आवर्स, मतलब इतने घंटे काम करना है। एंड ऑन ए पर्टिकुलर डेज ऑफ द वीक, मतलब वीक में 7 दिन में से 6 दिन काम करना है या 5 दिन काम करना है। तो ये एक पंक्चुअलिटी आ गई इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब से इंडस्ट्री लगी तब से ये चीज़ें फिक्स हो गई कि कब काम करना है, कितने घंटे काम करना है, कि हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लेनी है, 2 दिन छुट्टी लेनी है, ये सब चीज़ें फिक्स हो गई। बट फैक्ट्री लगने से पहले ऐसा नहीं था, सभी अपने घरों में काम करते थे। तो अपना घरेलू काम जो था वो भी करते थे, जो उनकी सोशल ड्यूटीज़ थी उन्हें भी पूरा करते थे। तो अपने हिसाब से सेट थी। तो सोसाइटी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद एकदम अलग सोसाइटीज़ थी ये। फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टाइम इज़ नाउ मनी, इट इज़ नॉट पास्ट बट स्पेंड। जब फैक्ट्री में काम करने लगे लोग तो वो टाइम पास नहीं करते थे, मतलब उन्हें टाइम था ही नहीं उनके पास करने का टाइम, मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था। तो वो फैक्ट्री में काम करने लगे तो उनके पास टाइम इतना नहीं था कि फालतू में वैसे वेस्ट कर सकें। पहले टाइम था, पहले अपने सोशल ड्यूटीज वो पूरा करते थे और काम भी करते थे घर से। वाई शुड वी स्टडी द बिगिनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप। देखो सोशियोलॉजी की स्टडी शुरुआत कहाँ से हुई, यूरोप से हुई, ब्रिटेन से हुई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई वहीं पर वो सोसाइटी में सबसे पहले चेंज वहीं पर हुए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहीं पर हुआ, बहुत सारे चेंज पहले वहाँ पर हुए। तो सोशियोलॉजी एक नया जो डिसिप्लिन बनाया गया वो पहले वहीं पर बनाया गया। यूरोपियन सोसाइटीज़ वॉज अंडरगोन सो मच चेंज इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। यूरोप में 18th और 19th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस आए थे। क्यों आए थे, क्योंकि एक तो वहाँ राजाओं का राज चल रहा था, दूसरा वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया। तो मैनी ऑफ द इशूज दैट वर रेज्ड देन, फॉर एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन एंड फैक्ट्री प्रोडक्शन आर पेरिटिनेंट टू ऑल मॉडर्न सोसाइटीज़। जो भी चेंजेस वहाँ पर आए थे उसने ये इंश्योर कर दिया था कि इसे अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा, एक अलग से डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी में वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आए थे। पहले कहाँ आए थे, यूरोप में। तो यूरोप में ही सोशियोलॉजी की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि यूरोप की सोसाइटीज़ में बहुत सारे चेंजेस आए। तो सोसाइटी में इतने चेंज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें लगा कि हमें इसे अलग से पढ़ना पड़ेगा कि इतने चेंजेस जो हुए हैं उन्हें कैसे ठीक किया जाए। कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे, इसलिए यूरोप में ही सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई। जैसे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन वहाँ हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहाँ हुआ, फिर इनलाइटनमेंट, और इसने जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी वो डिस्टर्ब हो गई। तो पहले जो सोसाइटी चली आ रही थी वो सिंपल थी। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने से या फ्रेंच में जो सत्ता उखाड़ फेंकी थी रिवोल्यूशन ने, उसने वहाँ पर एक चीज़ फिक्स कर दी कि भाई सोसाइटी अब पहले वाली तो नहीं रही है, सोसाइटी में बहुत सारे चेंज आ रहे हैं। इन चेंज को समझने के लिए सोशियोलॉजिस्ट ने काम करना शुरू कर दिया था। फिर इनलाइटमेंट पीरियड इन यूरोप, उसने प्रमोट किया रीजन को, जैसे राजाओं का राज चल रहा था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले इनलाइटमेंट पीरियड आया, लोगों ने रीजनिंग शुरू की, सोचना समझना शुरू किया, लॉजिक लगाया, साइंस लगाई तभी मशीनें बनी, तभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। जैसे अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और इमानुएल दुर्कहेम, ये सारे ही यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट थे। तो यूरोपियन थे तो यूरोप में ही सोशियोलॉजी पहले बनेगी भाई। अब इंडिया में कैसे हुई शुरुआत, अब इंडिया में आए थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि इंडिया पे जब था ब्रिटिशर्स का राज तो कॉलोनियलिज्म था यहाँ पर। सोशियोलॉजी इन इंडिया इमर्ज फ्रॉम द नीड टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी फॉर गवर्नेंस पर्पज। जहाँ इंडिया पर ब्रिटिशर्स का राज था, वो समझना चाहते थे इंडियन की जो सोसाइटी है उसे समझना चाहते थे। ये ज़रूरत थी उनकी कि सोशियोलॉजी यहाँ होनी चाहिए अलग ब्रांच, क्योंकि वो इंडियन सोसाइटी को समझना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी थी इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज थी, रिलीजन थी, कास्ट थी, तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि इंडियन सोसाइटी है कैसी। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई यहाँ पे सोशियोलॉजी का बनानी पड़ेगी एक ब्रांच, क्योंकि उन्हें दिक्कत आ रही थी इंडियन सोसाइटी को समझने में, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स इट्स इवॉल्विंग सोसाइटी, मतलब जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती चली गई वो दिखा रहा है सोशियोलॉजी में जैसा डेवलपमेंट हुआ।
ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इंट्रोड्यूस करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन एंड थॉट इन इंडिया। ब्रिटिशर्स अपना एजुकेशन सिस्टम लेके आए, उन्होंने यहाँ पर लागू किया। स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर लेड अर्ली फाउंडेशन। ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव था कि इंडिया की जो सोसाइटी है उसे समझना है, और यही नींव पड़ी सोशियोलॉजी की इंडिया में। ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉलोनियल रूल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। और देखो, ब्रिटिशर्स आए उससे पहले यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ भी चल रही थी, जैसे कि अनटचेबिलिटी का वो कॉन्सेप्ट था और सती प्रथा था। तो यहाँ के जो रिफॉर्मर थे वो भी इस चीज़ पे काम कर रहे थे, जैसे राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर बहुत काम किया, ज्योतिबा फुले ने फीमेल एजुकेशन पर काम किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कास्ट सिस्टम चले आ रहे थे, अनटचेबिलिटी चली आ रही थी, उन पर बहुत काम किया। तो जो रिफॉर्मिस्ट थे वो यहाँ पर जो थे वो काम कर रहे थे इस चीज़ में, और जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन सोसाइटी को समझना चाह रहे थे। तो ये दोनों मिल गए और सोशियोलॉजी का एक नया डिसिप्लिन पड़ गया, फिर यहाँ इंडिया में बनाया गया। दीज इफर्ट इंस्पायर्ड इंडियन इंटेलेक्चुअल टू स्टडी एंड रिफॉर्म सोसाइटी। देखो, इंडियन जो रिफॉर्मर थे वो इंडियन सोसाइटी में चेंज लेके आना चाहते थे, और जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन सोसाइटी को समझना चाहते थे। तो एक सोशियोलॉजी की जो ब्रांच बनाई गई, पहले यूनिवर्सिटी खोली गई, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में सोशियोलॉजी पहले शुरुआत हुई इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए। फर्स्ट सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट खोला गया 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में, अंडर पैट्रिक विगेटिस, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स का राज था तो उन्हीं के अंडर खोला जाएगा। उसके बाद लखनऊ में खोला गया, कलकत्ता में खोला गया, दिल्ली में खोला गया। तो सोशियोलॉजी की शुरुआत पहले यूरोप में इसलिए हुई क्योंकि यूरोप की सोसाइटी में ही सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए। तो उन्हें लगा कि इतने चेंज सोसाइटी में हो रहे हैं तो हमें सोसाइटी को समझना पड़ेगा, और जो भी दिक्कत आ रहा है उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। तो सोशियोलॉजी एक नया डिसिप्लिन पहले यूरोप में बना, और फिर इंडिया में कब बना? यहाँ भी ब्रिटिशर्स का राज था, तो ब्रिटिशर्स को समझना चाहते थे कि इंडियन सोसाइटी कैसी है, और यहाँ पर पैरेलली जो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे वो सोसाइटी में जो फैली कुरीतियाँ थी उन्हें ख़त्म करना चाहते थे। तो इन दोनों ने मिलकर सोशियोलॉजी एक नया डिसिप्लिन की स्थापना की। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1951 प्रमोटिंग एकेडमिक रिसर्च। ये बनी थी 1951 में। क्या बनी थी? इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। इसका क्या काम था? एकेडमिक जो सोशियोलॉजी की एकेडमिक रिसर्च है उसे प्रमोट करना। जी.एस. गुरिया को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे टॉपिक पे काम किया है। कास्ट, ट्राइब, अर्बनाइजेशन। एम.एन. श्रीनिवास ने भी बहुत काम के कॉन्सेप्ट पे काम किया, जैसे संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, वेस्टर्नाइजेशन। फिर इंडिया में तो सोशियोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजी की शुरुआत हो गई।